हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या था भाई? द मेन एम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक ए सब्सिडरी अलायंस इन राजपूत स्टेट वाज। उसका कि भाई आखिर क्या था, मतलब मेन एम क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का? वो सब्सिडरी अलायंस करा था राजपूत स्टेट के साथ में। वो अपना इस्टेब्लिश करना चाह रहा था क्या? सॉवरन इस्टेब्लिशमेंट सॉवरनिटी ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली जो है यूज किया था सब्सिडरी अलायंस टू ब्रिंग द इंडियन स्टेट विद इन द एम्बिट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर। दिस हेल्प टू एस्टेब्लिश द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, 31 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच, नॉट करेक्टली मैच? कौन से इसमें करेक्टली मैच नहीं है? बैटल ऑफ बक्सर 1764 बिल्कुल सही है। मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंडिया 1800, सॉरी उसका क्या? सब्सिडरी अलायंस 1863। क्या 1863 था सब्सिडरी अलायंस? मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एबॉलिश कर दिया था 1833 में। बात बिल्कुल सही है। ओपनिंग ऑफ द ट्रेड इन इंडिया फॉर द ब्रिटिश सिटीजन एंड कंपनीज 1813 में क्या गया था? बिल्कुल सही है। जो सब्सिडरी लाइन जो है वो कोडिफाइड हुआ था वेलेस्ली के द्वारा 1798 में, ना कि 1863 में। ठीक है, और हैदराबाद बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया 1798 में और 1800 एडी में। टू एक्सेप्ट द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आर करेक्टली मैच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बताना चाह रहा है? एट द टाइम ऑफ द एट द टाइम व्हेन एम्पायर इन यूरोप वर क्रम्बलिंग बिफोर द might of the Napoleon, which one of the following Governor General kept the British flag flying high? इसका नाम क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है। जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है वो पीसीएस में किसी भी एग्जाम में मतलब आपको चांसेस बढ़ जाते हैं पूछने के। ठीक है, तो वेलेस्ली मूव किया था इंडिया में 1797 एडी में, विच वाज डार्केस्ट पीरियड ऑफ द ब्रिटिश। The front made the European power against the France and was disbanded. Napoleon had conquered Egypt, Syria, and was seriously thinking about the attacking in India. In that condition, Wellesley used किया था subsidiary alliance policy का इंडिया में, which helped to him to establish the sovereignty of British power and the fear of the Napoleon was averted. उसको टाल दिया गया। ठीक है, एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ, तो किसमें होता? लॉर्ड हेस्टिंग। इसका टेन कब से कब तक है? 1813 से लेकर के 1823 तक, 13-23। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन नेपाल वार कब हुआ था? 1815 में, विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ द लॉर्ड हेस्टिंग, विच कैम टू द एंड बाय द ट्रीटी ऑफ सगोली। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सगोली जो कि साइन होता है 1815 में, जो कि रेटिफाइड होता है 1816 में। जनरली 1816 इसका आंसर होगा। ट्रीटी ऑफ सगोली 1816। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ट्रीटी ऑफ सगोली कब हुआ था भैया? तो अभी हमने देखा 1815, क्योंकि ऑप्शन में 1816 नहीं है। ठीक है, इसी कारण आगे क्या है? विच द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? हेक्टर मुंडो बैटल ऑफ बक्सर, ये बात बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल वार, अभी हमने देखा बिल्कुल सही है, 1814 में हुआ था। और 1816 में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ सगोली हुआ है। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799, ये बात बिल्कुल सही है। उस लाल मार दिया जाता है। और कौन वॉलिस थर्ड एंग्लो मराठा वार? थर्ड एंग्लो मराठा वार वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होगा 1817 के आसपास में। ठीक है, हाँ ठीक है, वही एक्सप्लेनेशन नहीं वही दे रहा है। तो थर्ड एंग्लो मराठा वार जो 1817 से 1800 में हुआ था, टुक प्लेस in the reign of the Lord Hastings or not during the reign of the Lord Cornwallis। ऑप्शन डी नॉट करेक्टली मैच है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो टुक हुआ था इन द reign of the Lord Hastings, सॉरी लॉर्ड वेलेस्ली में। और एंग्लो नेपाल वार जो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, वाइल द बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था हेक्टर मुंडो के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड एंग्लो मैसूर मराठा वार इज रिलेटेड टू द लॉर्ड हेस्टिंग 1817 से 18 तक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थॉमस मुंडो वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास। मद्रास का गवर्नर वो कब था? मद्रास ये पूरा रीजन कब था भैया? 1820 से 1827 तक। ठीक है, थॉमस मुंडो जो था गवर्नर था मद्रास का 1820 से 1827 तक। ही रिगार्डेड द फादर ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। इन इंडिया इन विच द टैक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वर डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द रैयत्स ओनर ऑफ द लैंड्स। मतलब कि लैंड ऑनर से डायरेक्ट जो है ब्रिटिशर जो है वो मतलब वो पैसा कलेक्ट कर रहा है रैयतवाड़ी सिस्टम में। ठीक है, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में क्या था? वहाँ पर ज़मींदारी था। और महलवाड़ी में क्या था? एक महल मतलब विलेजर को मतलब दे दिया था, मतलब पूरा कंट्रोल करने के लिए, और उससे ब्रिटिशर मतलब लिया करता था। तो महलवाड़ी सेटलमेंट अलग था। ठीक है, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो लैंड जो है वो आपको रैयतवाड़ी में ही करीब करीब 51% के आसपास जो लैंड है आपको रैयतवाड़ी सेटलमेंट में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद है महलवाड़ी, फिर उसके बाद है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, द बेसिस ऑफ द एलिज्ड माल एडमिनिस्ट्रेशन विच गवर्नर जनरल हैज़ टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मैसूर स्टेट, तो ये विलियम
बेंटिक है, ठीक है। तो विच गवर्न, ये पूछा जाता है किसके माल, कौन सा ऐसा स्टेट था जिसको कि माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे उसको एनेक्स कर लिया गया था, तो वो कौन था? ऑफ द मैसूर स्टेट, ठीक है। कौन कहता था? विलियम बेंटिक किया था। नेक्स्ट क्या है? हाँ जी, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हुआ था, टू किया था चार्ज गवर्नर जनरल इन 1828 में, और उसने इफेक्टिव इफेक्ट वो एबोलिश किया सती सिस्टम को 1829 में, सती को उसने एबोलिश कर दिया, ठीक है। और इन्फेंटिसाइड को, और इस्टेब्लिश किया पीस इन द कंट्री बाय एंडिंग द सोशल इविल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, ही adopted the policy of neutrality towards the Indian state. The chaos took systems an ugly turn in Jaipur, that there was attack on the British resident. But Lord Bentinck did not accept the interference in that. Like this, he did not accept the interference of the Jodhpur, Bundi, Kota or Bhopal because of the certain reasons. Excluding this policy, he annexed किया था मैसूर को 1831 में, कुरुक को 1834 में, कचर को 1832 में, और जनजातीय एन 1835 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following Governor General of Bengal was associated with the Third Anglo-Mysore War? तभी हमने देखा कॉर्नवालिस है, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो कब हुआ? 1790 से 92 तक था, एसोसिएटेड विद द लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस हिमसेल्फ टू द चार्ज ऑफ दिस आर्मी, और टीपू सुल्तान मेड द ट्रीटी ऑफ द श्रीरंगपट्टनम 1792, याद रखने वाली बात है, ठीक है। इन दिस वार अंडर विच ही हैड गिवन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टेट। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के बाद ही समझ लीजिए कि जो आपको मैसूर है मतलब ख़त्म हो गया, एक तरीके से बोल सकते हैं, हाफ तो मतलब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। वो नेम सेक के लिए बच गया था, ठीक है। वो द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द सप्रेशन ऑफ ठग्स, तो ये तो क्या है? कैप्टन सलीमैन, ये ऐसे क्वेश्चन है, दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैप्टन सलीमैन था, ठीक है। ठग्स इंक्लूडेड द फॉलोइंग द बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स रिलीजन, दे यूज द वर्सी ऑफ द काली, दुर्गा एंड भवानी, they used to cut the head and offer it to the sacrifice in the feet of the goddess. The William Bentinck, the Lord William Bentinck appointed Captain Seliman को उसने अपॉइंट किया to take the action against the thugs. He arrested 1562 thugs between 1826 से 1835 तक, and many of them were hanged and rest of them were banished for their lifetimes. By 1837 AD, the organization of the thugs came to an end. 1837 में ये मतलब खत्म हो गया। अंडर वुड लीडरशिप वाज सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड हुआ था, कैप्टन सिलीमैन। आगे बढ़ते हैं। जो द फॉलोइंग वर द सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय द विलियम बेंटिक। देखिए, एबोलिशन ऑफ सती 1829, बिल्कुल सही बात है। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, हाँ ये बात भी किया था। रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटी ड्यू टू द चार्ज ऑफ द रिलीजन, ये बात गलत है, उस पर नहीं था। सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंड ऑफ ठगी, हाँ मतलब कैप्टन सिलीमैन को अपॉइंट यही करता है विलियम बेंटिक, अभी हमने देखा भी था, ठीक है। विलियम बेंटिक बिकम द गवर्नर जनरल 1828 में। 1829 में उन्होंने प्रैक्टिस सती को बैन कर दिया, क्रिमिनल एबोलिश कर दिया। बेंटिक ट्राई टू सप्रेस ठग बाय रनिंग द कैंपेन अगेंस्ट द गैंग ऑफ द ठग्स। बेंटिक आल्सो वर्क ऑन एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन टाइम्स ऑफ द बेंटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1833 वाज पास्ट हुआ था, और एबोलिश किया स्लेवरी को 1835 में, ठीक है। बैंड बैक टू इंग्लैंड, ठीक है। द प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू द चेंज ऑफ द रिलीजन वाज अनाउंस्ड इन 1851। अब इसमें क्या था ना, ठीक है, रिमूवल ऑफ द डिसेबिलिटी ड्यू टू द चार्ज चेंज ऑफ द रिलीजन। इसमें क्या था कि मान लीजिए कि पहले क्रिश्चियन मिशनरी को किसके द्वारा अलाउ कर दिया गया? 1813 द्वारा, ठीक है। पहले मान लीजिए कोई पर्सन एक्स है, ठीक है, वो इंडियन है, ठीक है, वो क्रिश्चियन है, वो कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो उसके पेरेंट्स हैं ना, वो उसको अपने लैंड में हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा था, मान लीजिए इस पर्सन एक्स को कन्वर्ट होने में बहुत दिक्कत हो रहा था, या फिर वो कन्वर्ट भी हो जा रहा था इसके पॉलिसी पे आने के बावजूद भी, तो इनको लैंड से मतलब बेदखल कर दिया जा रहा था। तो ये रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटी ड्यू टू द चेंज ऑफ रिलीजन में क्या कर दिया गया कि अगर ये एक्स अगर क्रिश्चियन में भी कन्वर्ट हो गया तो भी इसके फादर के लैंड में इसको हिस्सेदारी मिलेगी, ठीक है। तो ये तो इसके लिए मतलब क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए सब मतलब सिस्टम था पूरा, ठीक है। सती सिस्टम बाद एबोलिश बाय किसने किया भैया? विलियम बेंटिक ने बैन लगा दिया किस पे? सती पर, ठीक है। रिमूवल ऑफ सती जो है हॉली एंड द वर्चुअस women in Hindu rituals, marriage is considered as a sanskar, which means the relation of the spirit. Brahmins of the 18th century used to believe that if a woman becomes sati, 7 generations of husband will achieve heavens. It was unique
It was quite famous among the highly reputed Brahmins, Kshatriya, and Rajput. Few conscious rulers of India also tried to abolish these systems. Akbar was one of them. Akbar भी इस पे ट्राई किया था. Maratha entirely abolished these systems in the state. Portuguese and French also tried to abolish these systems in Goa, Chandranagar respectively. It was Raja Ram Mohan Rai जो कि स्टार्ट किया था कैंपेन अगेंस्ट सती. बात बिल्कुल सही है. और बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट आया था 1829 में, जो कि बंगाल कोड वाज लीगल एक्ट प्रोपोगेशन में तो बंगाल में लाया गया. 1830 में दिस रेगुलेशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में. ठीक है. गवर्नर ने जो विलियम बेंटिक था उसने बैन कर दिया सती को. याद रखने के बाद इसका कंट्रीब्यूशन है. वो डिक्लेयर सती इलीगल तो विलियम बेंटिक. ठीक है. इन विच ईयर द सती सिस्टम वाज एबोलिश बाय द विलियम बेंटिक, तो 1829 में. चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, टेक केयर, बाय बाय.